हेलो विनर्स, साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रीट एग्ज़ाम। तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। जो पिछले सालों में आए हुए हैं क्वेश्चन उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किए, मेस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण। तो हमने 4 तरह के वर्गीकरण देखे थे इस क्वेश्चन में। उन वर्गीकरण में हमें कौन सा विकल्प चुनना है कि भाई जो मेस्लो ने दिया गया जो वर्गीकरण है वो कौन से विकल्प में है। तो हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है यहाँ पे कि वो जो है जन्मजात और अर्जित वर्गीकरण जो है मेस्लो द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। अच्छा, ये बताना है कि भूख क्या है। तो भूख एक अंतर्निरोध है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा क्या होती है कि बच्चों में सीखने के प्रति जो रुचि का जो विकास का काम करती है वही एक तरह से अभिप्रेरणा होती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो अभिप्रेरणा वो होती है जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि बच्चों में जो सीखने के प्रति रुचि जागरूक करना या रुचि का विकास करना वो होती है अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा का परिणाम की बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे जिनमें से हमने सेलेक्ट किया। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। तो ये अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा में क्या होता है कि सीखने के प्रति रुचि होती है। या श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, ये गलत हो जाता है यहाँ पे। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आदत जो है बेटा प्रेरणा का स्रोत नहीं होगा यहाँ पे। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हमारे मनोवैज्ञानिक कौन थे। गेट्स थे। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ऊपर मैस्लो का आया था और ये गेट्स का याद रखना है। अच्छा, कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं होती। तो व्यवहार में चेंज करने का जो विधि है वो प्रेरणा की विधि में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सी जन्मजात और आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो जो उपलब्धि की आवश्यकता होती है वो हमारे यहाँ पे अभिप्रेरणा नहीं है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम जो है सबसे पहले आवश्यकता, आवश्यकता के अनुसार प्रणोद, और प्रणोद जो होता है उसके बाद हमें प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभिप्रेरणा के हिसाब से। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। किशोरावस्था में जो हड्डियों की अधिक वृद्धि होती है वो होती है भुजाओं और टांगों की। टांगों और भुजाओं की अधिक वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो दोस्तों, भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। तो नवीन जो है वो संवेगों का प्रकार नहीं है। किसके अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो रुचि जो है जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह क्या करेगी। तो एक अध्यापिका यह डिसाइड करती है कि उसके जो विद्यार्थी है वो इंटरनली क्या है, मोटिवेटेड है। तो हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि अगर अंतिम परिणाम पर ध्यान ना दे तो जो व्यक्तिगत रूप से मतलब फिजिक रूप से जो है बच्चे जो है एक अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। तो ये एक तरह से इंटरनली उनको मोटिवेटेड रखेगा, क्योंकि अगर हम उनको लास्ट रिजल्ट पर फोकस करने देंगे तो वो उनके रिजल्ट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरक प्रेरणा देता है। तो स्वीकृति प्रेरक जो है वो प्रेरणा यहाँ पे देता है। जो सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरक देता है। तो स्वीकृति प्रेरक देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऐसे बच्चे जो हमेशा ही सफल होते हैं उनके लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों विशेषता सही नहीं है। पुरस्कार एवं दंड क्या है। तो कृत्रिम प्रेरक है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्वीकृति प्रेरक, जो क्या होता है सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने के लिए जो प्रेरक प्रेरणा देता है उसे स्वीकृति प्रेरक कहते हैं। और अभी जो है पुरस्कार देना और दंड देना ये दोनों कृत्रिम प्रेरक में आता है। निम्न में इसमें से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब है कि हमें बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना जरूरी है। बच्चे अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उनके अंदर जो मोटिवेशन हमने जो दिया है उसका उजागर नहीं होगा और वो अपने काम को लेके सजग नहीं रहेंगे। मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। तो निद्रा जो है वो जन्मजात प्रेरक है। निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया। अब गैरेट ने जो है कौन से वर्गीकरण को किया है। तो दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक को गैरेट ने
गैरेट ने जो है वर्गीकृत किया है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा ये मैकडूगल ने कहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले मैस्लो पढ़ा था, गिलफोर्ड पढ़ा था, मैकडूगल आया अब। तो अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है वो जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये बात किसने कही है? मैकडूगल ने कही है। जन्मजात प्रेरक कौन नहीं है? आदत नहीं है। बाहरी अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। किन किन को जो है बाहरी अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा? तो प्रशंसा हो गया, दोषारोपण हो गया, प्रतिद्वंदिता हो गया, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान को हम बाहरी अभिप्रेरणा में समावेशित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? तो तुष्टि जो है यहाँ पे प्रेरणा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है? तो मैकिलैंड एंड एटकिंसन ने उपलब्धि प्रेरणा पर काम किया है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना है। तो अध्यापकों को ये काम नहीं करना है कि बच्चों को जो है इनाम का प्रलोभन देकर बच्चों के बीच में प्रतिद्वंदिता पैदा करने का काम नहीं करना है। किसको नहीं करना है? अध्यापक को नहीं करना है। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित नहीं है? तो जो मूल प्रवृत्ति होती है, जो रूट कॉज होता है, वो अभिप्रेरणा के स्रोत नहीं है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास को क्या कहेंगे? अंतर्नोद। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख भी अंतर्नोद है और प्यास भी अंतर्नोद है। किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको नहीं माना जाता? अभी एक ऊपर सवाल आया था, हमने पढ़ा था, बच्चों द्वारा अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो अभिप्रेरित शिक्षण का अधिगम तक पहुंचाने के मार्ग राजमार्ग को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। लक्ष्य तक हम अगर पहुंचा दे तो वो वही मोटिवेशन जो है अभिप्रेरणा। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है। स्वाभाविक अभिप्रेरक है। ऊपर भी हमने 2 प्रेरक पढ़े, स्वीकृति प्रेरक पढ़ा और एक अभिप्रेरक एक हमने पढ़ा था कृत्रिम प्रेरक पढ़ा। उसके बाद अब हम आगे चलें। स्वाभाविक अभिप्रेरक, नेचुरल। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। मतलब कोई भी काम है उसको स्टार्ट करना, उसके बाद कंटिन्यूटी बनाए रखना और उसको कंट्रोल करना थ्रू आउट दी एंड, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे। निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? तो पुरस्कृत करने का काम जो है बहुत कम करना चाहिए। उससे बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते, उनसे उनसे क्या, उनके बीच में क्या हो जाती है? प्रतिद्वंदिता आ जाती है। अगला क्वेश्चन। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वो उसे समझ नहीं आई। अच्छा, कोई थ्योरम पढ़ाने का हमने समझाने का प्रयास किया पर उसे समझ नहीं आई, परंतु कुछ वर्षों बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा के समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे का जो माइंड है वो धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। बच्चे के समझने की जो विकासशीला है वो बढ़ती जाती है, इसलिए वो तुरंत ही उस चीज़ को समझने लगता है। कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावी बनाता है? तो जो अभिप्रेरक है हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में गुणात्मकता बढ़ाते हैं और छात्रों के सीखने की गति क्या हो जाती है? उससे तीव्र हो जाती है। अगर अभिप्रेरक नहीं होंगे, अगर मोटिवेटर नहीं होंगे, मोटिवेटर क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं बच्चों को। बच्चों में उनकी क्वालिटी, सीखने की जो क्वालिटी होती है, लर्निंग जो क्वालिटी होती है वो बढ़ती है उससे, और छात्रों की जो सीखने की गति होती है वो तीव्र होती है। अच्छा, हमने तीसरी बात अभिप्रेरणा के बारे में पढ़नी है कि हमें बच्चों को रटने वाला ज्ञान नहीं देना है, रटने वाली मेमोरी का ज्ञान नहीं देना है। अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है? तो रटना वाला का काम नहीं है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? रुचि को अर्जित करने का काम जो है, रुचि अर्जित होना जरूरी हर काम के हिसाब से। अभिप्रेरणा वर्णित किसमें होती? भावात्मक, मतलब कि फीलिंग जो है एरोज होना ज़रूरी है वहाँ पे अभिप्रेरित। वहाँ पर ही हम बोलेंगे कि हमने जो मोटिवेशन दिया वो काम आ सकता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक कौन सा है? तो शीघ्र सीखता है बच्चा जो है वही सशक्त अभिप्रेरणा है। कौन सा जैविक आवश्यकता कम ज़रूरी है? तो यौन। अगला सवाल की बात करते हैं। क्रोध एवं भय प्रेरक कौन से हैं? तो मनोवैज्ञानिक है ये। क्रोध और भय प्रेरक कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक है। अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा
क्रिया तथा पुनर्बलन निहित होता है। सोरेनसन ने यह बात कही थी। किसने कही थी? सोरेनसन ने कहा कि जो अधिगम है वो आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है। कथन किसका है? सोरेनसन का है। सोरेनसन ने कहा कि अधिगम आधारित प्रक्रिया जो है उसमें जो मोटिवेशन है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो पुनर्बलन निहित है, उसमें पुनर्बलन निहित है। सोरेनसन द्वारा ये कहा गया। प्रेरक व्यवहार को क्या प्रदान करते हैं? मोटिवेटर क्या प्रदान करते हैं? हमने भी कहा था डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं। दशाएं जो कार्य करने की को प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। किस अभिप्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहा जाता है? नकारात्मक प्रेरणा, नेगेटिव एनर्जी जहाँ से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रेरणा कहते हैं। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है पुरस्कार। छोटे बच्चों में आप ये चीज़ कर सकते हो कि पुरस्कार उनको दो ताकि प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी, पर बड़े बच्चों में ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, इसीलिए उसे अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं रखा। ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है? तो वो है ऐच्छिक सिद्धांत। कौन सा है बेटा? ऐच्छिक सिद्धांत। निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत है? अभिप्रेरणा में स्रोत आ जाते हैं आवश्यकता। आवश्यकता कितनी है मोटिवेशन देने की? उसके बाद चालक और उद्दीपन, चालक और उद्दीपन। किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जो है जन्मजात और अर्जित? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित होना चाहिए। ये मैस्लो ने कहा था। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था? मैस्लो ने। मैस्लो के अतिरिक्त किन विद्वानों ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया है? तो मेरिट और थॉमसन ने भी इसका वर्गीकरण किया है। दंड और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पन्न अभिप्रेरणा का प्रकार है बाहरी। दंड और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पन्न जो भी प्रेरणा है वो कहाँ से आती है? बाहरी। इंटरनली मोटिवेशन नहीं होता है। निम्न में से जो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है वो कौन सा है? तो चिंता। यहाँ पे अभिप्रेरणा का लक्षण कौन सा नहीं है तो कौन सा है? चिंता। प्यास एक तरह की कैसी होती है? प्यास एक तरह की चक्रीय आवश्यकता होती है। कैसी आवश्यकता होती है? चक्रीय। निम्न में से कौन से प्रक्रम का उपयोग एक अच्छा अध्यापक नहीं करेगा? लालच देने का काम अध्यापक को नहीं करना चाहिए। मैकिलैंड का योगदान निम्नांकित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? उपलब्धि अभिप्रेरक में मैकिलैंड का जो है योगदान सबसे प्रमुख है। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाते हैं। अच्छा, मोटिवेशन शब्द जो है की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से हुई है। अभिप्रेरणा को क्या कहेंगे? तो ऐसा कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है उसका और घटाता है, उसको मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर आता है उसे जन्मजात प्रेरक कहते हैं। अच्छा, अर्जित प्रेरक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई आदत लग गई है बच्चे के अंदर, या उसको पढ़ने के जीवन लक्ष्य के लिए हमने उसको बाध्य किया है, मनोवृत्तियाँ उसके अंदर आती है, और कोई किसी प्रकार का व्यसन है, मद व्यसन है, वो सब अर्जित प्रेरक में आते हैं। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? तो क्रोध नहीं है। क्रोध तो एक क्या बोलते हैं, स्वाभाविक प्रेरक के अंदर आता है। विद्यालय में पुरस्कार के लाभ क्या हो सकते हैं? एक तो बच्चों पे क्या हो सकता है कि मनोबल बढ़ सकता है, उनका उत्साहवर्धन हो सकता है उस चीज़ से, और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। किसने कहा था बेटा? स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरणा का कथन है। पुस्तक पढ़ने से मुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो ये एक तरह से उसके लिए आंतरिक इंटरनली मोटिवेशन मिल रहा है। प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो व्यावहारिक जो वर्गीकरण है वो सही नहीं है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण क्या है? उत्सुकता। उत्सुकता जो है अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। स्वधारणा अभिप्रेरक है। चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा ही स्वधारणा अभिप्रेरक है। स्वाभाविक प्रेरक है अनुकरण। अनुकरण मतलब कि किसी एक तो होता है अनुसरण। अनुसरण तो हम किसी चीज़ को फॉलो करना है, मतलब कोई काम जो है बारी बारी से उस अपने लिए जो है वो चीज़ को मैटर करता है वहाँ पे। और एक होता है कि नेचुरली कोई चीज़ हमें प्रेरित करती है, उसको अनुकरण कहते हैं। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं आवश्यकता, आकांक्षा, रुचि और संवेगात्मक स्थिति। शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? शिक्षक कैसे परिवर्तित कर सकता है बालक के व्यवहार को? पुरस्कार देके, उसकी प्रशंसा करके,
शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है। शिक्षा में जो है मोटिवेशन का जो रोल है वो कौन नहीं निभा सकता है, तो खेलकूद नहीं निभा सकता। अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है, संवेदना को क्या माना जाता है, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। लेविन मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण कार्य है, ये है कौन सा सिद्धांत में आता है, क्षेत्रीय सिद्धांत। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित करने की क्षमता कहलाती है। सामयिक बिंदु जो है इसमें आसानी से संबंध बनाने और समायोजित करने की क्षमता को सामयिक बुद्धि कहते हैं। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, इनफॉर्मल तरीके से शिक्षा देता है परिवार जो है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है, तो गिलफोर्ड द्वारा जो प्रपोज्ड बौद्धिकता रचना मॉडल था उसमें 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया। भूख एक चालक और भोजन क्या है, एक उद्दीपक है। अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो मोटिवेशन देने वाला जो है वो टीचर होता है, तो शिक्षक। संप्रेषण से आशय है, संप्रेषण जो है एक आईसीटी का आपके लिए बहुत ही क्रूशल यहाँ पे रोल प्ले करता है। संप्रेषण का मतलब होता है कि हम जो हमें थॉट्स आते हैं उनका हम ट्रांसफ़र, रिसीव, आदान और प्रदान कर पाएँ इसीलिए। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो 120 होगी। इसको चल के आगे के वीडियोज़ में हम बुद्धि लब्धि निकालना भी सीखेंगे। निम्न में से किन मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे ने जो है संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है। अच्छा, बुद्धि जो है कौन से 4 शब्दों में निहित है, बुद्धि ज्ञान में है, आविष्कार में है, निर्देश में है और आलोचना में है। यह कथन कौन से मनोवैज्ञानिक का है, तो अल्फ्रेड बिनेट का कथन है, जो ऊपर लिखा हुआ था वो किसका कथन है, अल्फ्रेड बिनेट का है। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, डेनियल गोलमैन को जाता है। डेनियल गोलमैन ही संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया था, 4 जनों ने किया था, 4 मनोवैज्ञानिकों ने किया था, हार्वर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर और पीटर साल्वे। एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता होगी, कि रेगुलर अपने सब्जेक्ट का टेस्ट लिए जाए, अध्यापन जो है कंटिन्यूसली किया जाए, कंटिन्यूटी में किया जाए, क्वालिटेटिव टीचिंग दी जाए, तो वो एक बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता के अंदर आएगा। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बुद्धि की जो है लंबवत बुद्धि जीवन पर्यंत होती है। कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है, कल्पना का जो शिक्षा में स्थान है सृजनात्मकता में सहायक होती है, कि कोई भी क्रिएटिविटी जो है उसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों को दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन करना है, तो पिछड़ा बालक जो होगा उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो होगी 80 से 99। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेनियल गोलमैन। इस पुस्तक के लेखक कौन है, डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड हमने 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम पढ़े थे, वो यहाँ पे दिखेंगे आपको इस क्वेश्चन में, हार्वर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर और पीटर साल्वे। तो इस तरीके से आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर किए, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।